Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Products अड्डा। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 55 बट पीजीबीपी की क्लास नंबर 7 और आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम एडिशनल डेप्रिसिएशन के वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे ICAI स्टडी मटेरियल्स में दे रखे हैं। बट उससे पहले मैं छोटा सा बेस और छोटी सी रिविजन करवा दूंगा और फिर जो आज की क्लास में मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने इनको छोड़ दिया तो सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा जो भी हमने अभी तक पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेक श्योर आपने पिछली पूरी रिवीजन की हो सो दैट आप आज की वीडियो को ज्यादा अच्छे से समझ पाए हो। बट इनकेस अगर रिवीजन में थोड़ा बहुत भी फर्क रह गया हो तो कोई बात नहीं, मैं पूरी प्रॉपर आपकी एक रिवीजन लगवा दूंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, देखिए आप लोगों को मैंने डेप्रिसिएशन समझाया था, एक बार मैं ना उस पर 10 मिनट लूंगा, 5 से 10 मिनट का समय लूंगा और पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा। और आज ही हम करेंगे ICAI के 3 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो जाएगी एडिशनल डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को लेकर। ठीक है, देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आपको याद आ रहा है? यस सर, हमें बिल्कुल याद आ रहा है। और डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमको दे रखे हैं दैट इज सेक्शन नंबर 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखिए डेप्रिसिएशन को लेकर सरकार क्या बोलती है, CBDT क्या बोलता है। CBDT का साफ साफ कहना है, देखिए डेप्रिसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी इंसान के लिए जो टैक्स को सेव करना चाहता है। बिकॉज डेप्रिसिएशन ही एक ऐसा खर्चा है जो रियलिटी में हम खर्चे की तरह तो दिखाते हैं बट पैसा रियल में नहीं जाता है। इट मीन्स डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस और यही रीजन है कि डेप्रिसिएशन की वजह से हम बहुत सारा टैक्स भी बचा सकते हैं। तो यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकल के आती है कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या है बताइए? एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस है। दैट्स द रीजन बिहाइंड फॉर सेविंग a lot of tax, saving a lot of income tax। इनकम टैक्स को बचाने में ये वाला जो फैक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपना खर्चा दिखाओगे जो रियलिटी में खर्चा हुआ ही नहीं है। तो इससे आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा और कम नेट प्रॉफिट पे आपका टैक्स भी क्या बनेगा? कम बनेगा। इसीलिए ये डेप्रिसिएशन बहुत ही काम की चीज़ होती है। अब एक बात बताओ, जब ये इतनी काम की चीज़ है कि आपका टैक्स बचा सकता है तो हम इंडियन लोग इसका सही से इस्तेमाल करेंगे या दुरुपयोग करेंगे? सर आंसर इस दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करने की कोशिश करेंगे और इसी रीज़न से सरकार ने डेप्रिसिएशन के रेट्स को डिफाइन कर दिया। जब सरकार ने डेप्रिसिएशन के रेट को डिफाइन किया यहाँ पर, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को डिफाइन करते वक्त डिपार्टमेंट वालों ने इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन को डिफाइन करते वक्त इसको 2 पार्ट के अंदर डिफाइन किया, जिसमें एक का नाम रखा गया है पार्ट नंबर A और दूसरे का नाम रखा गया है पार्ट नंबर B। तो जो पार्ट नंबर A है ना हमारे दोस्तों, उसके अंदर गवर्नमेंट ने यानी CBDT ने 4 ब्लॉक्स बनाए हैं और उन 4 के अंदर भी फर्दर ब्लॉक्स बनाए हैं। ठीक है, तो जो 4 ब्लॉक में से पहला वाला ब्लॉक है दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग। इसके अंदर जैसे आपका परमानेंट और टेम्परेरी और आपका ऑफिशियल रेजिडेंशियल इस टाइप से इसको क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, जिसका रेट 5%, 10% और 40% इस तरीके से है। फिर दूसरा जो डिफाइन किया गया दैट इज फर्नीचर एंड फिक्सचर। दूसरा वाला जो ब्लॉक है वो किसके लिए बनाया गया है? फर्नीचर एंड फिक्सचर के लिए बनाया गया है। यहाँ पर किसका दे रखा है आपको? फर्नीचर एंड फिक्सचर का, यानी फिक्सचर मतलब जो इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह की जो फिटिंग होती है ना उसको बोलते हैं फिक्सचर। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन का रेट रखा है वो 10% रखा गया है। इसके बाद जो थर्ड ब्लॉक बनाया दैट इज कॉल्ड भैया प्लांट एंड मशीनरी। ये प्लांट एंड मशीनरी एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक है जिसके अंदर अपने आप में 18 ब्लॉक्स इसके अंदर कवर किए जाते हैं। तो इसके अंदर जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, शिप्स हो गए, वेसल्स, सॉरी शिप्स नहीं वेसल्स हो गए, एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए, ये सब इसके अंदर कवर हो जाता है। इसका जो फोर्थ है हमारा वो है आपका शिप्स वगैरह। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। जो हमारा पार्ट नंबर B है ना, बेसिकली ये बनाए गए इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। जितने भी ऐसे एसेट्स हैं जो नजर नहीं आते, जिनकी वैल्यू को हम एक तरह से डिफाइन तो कर सकते हैं बट उसको रियलिटी में फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं देख सकते, यानी इंटेंजिबल एसेट्स की अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका ये कॉपीराइट हो गया, पेटेंट राइट हो गया और कॉपीराइट हो गया, पेटेंट राइट हो गया,
इसके बाद आपका लाइसेंस हो गया, कोई फ्रेंचाइजी हो गई, ठीक है। तो ये सब के जो राइट्स होते हैं ना, ये जो दिए जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, जिस पर जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 25% लगता है। इसके अंदर गुडविल को शामिल नहीं किया जाता। गुडविल को ना फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया गया और ये कहा गया कि अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले से गुडविल चलता हुआ आ रहा है जिस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, तो इस साल आप उसको अपने डेप्रिसिएशन क्लेम में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि गुडविल इज अ नॉन डेप्रिशिएबल आइटम, ठीक है। ये हमारा फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर अमेंडमेंट आई थी, ठीक है। चलिए, तो तब से हम गुडविल को इसके अंदर कंसीडर करते हुए नहीं चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रेट्स वगैरह सब क्या होता है, डिफाइन होता है। फिर हमने इसका बाकायदा एक प्रॉपर फॉर्मेट पढ़ा था। फॉर्मेट क्या था बताइए? फॉर्मेट ये था, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग WDV, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो भी आपके पास एसेट्स है, हम उसको क्या निकालने की कोशिश करते हैं, क्लोजिंग WDV निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालते हैं जरा एक बार देखते हैं। हम निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू, ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन, जो भी 1/4 जो भी हमारा ईयर होगा, उस ईयर के अंदर जो भी ओपनिंग वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। दोस्तों, अगर क्वेश्चन में कभी ओपनिंग वैल्यू गिवन ना हो तो टेंशन नहीं लेना, आप कोशिश करना कि पिछले साल की आपको क्लोजिंग वैल्यू पता चल रहा है और पिछले ही साल का आपको डेप्रिसिएशन पता चल रहा है, तो उसमें से डेप माइनस कर देना, तो जो फिगर आएगी दैट इज क्लोजिंग WDV ऑफ प्रीवियस ईयर, और वही हमारा इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ओपनिंग WDV निकाल लेते हैं। अच्छा, ये तो था साल के शुरू में जो प्लांट मशीनरी या जो भी एसेट्स हमारे पास है उसकी वैल्यू। अब जो भी हमने परचेजेस की होती है ना, हम इसमें उसको ऐड करते हैं और जो सेल्स होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो परचेजेस में हम यहाँ पर लिखते हैं, ऐड करते हैं, ऐड एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर। हम क्या ऐड करते हैं बताइए? हम ऐड करते हैं एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, कि साल के दौरान में, ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान में हमारे पास क्या क्या चीज़ें एक्वायर हुई हैं। तो एक्वायर के तौर पे हमारे पास क्या एक्वायर होता है? हमारे पास सबसे पहले एक्वायर होता है वो वाले एसेट्स जिसका पुट टू यूज़ अभी 180 दिन से कम हुआ है, दूसरा वो जिसका पुट टू यूज़ 180 दिन से ज़्यादा हुआ है, और तीसरा वो जिसका पुट टू यूज़ ही नहीं हुआ है, बस खरीद के हमने रख लिया है। तो 3 चीज़ें आ गई इसके अंदर। एक चीज़ आ गई पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज, क्या आ गया हमारा? पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। दूसरा क्या आ गया हमारा? पुट टू यूज मोर देन 180 डेज, 180 दिन से भी ज़्यादा। और तीसरा आ गया कि एक्वायर्ड, कि हमने खरीद तो लिया है, एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, बट नॉट पुट टू यूज़। तो अगर हमारे पास कोई ऐसे एसेट्स हैं 180 दिन से कम वाले, ज़्यादा वाले और नॉट पुट टू यूज़ वाले, हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये एक्विजिशन आ गई। और जो सेल्स प्रोसीड होता है, जितने में आपने बेचा है उससे जो आपको रुपए मिले हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्स प्रोसीड। कॉस्ट प्राइस से हमें मतलब नहीं है, कितने में माल बिका है वो हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो इसमें से हमारा लेस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेल्स प्रोसीड्स। सेल्स प्रोसीड को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो जितने में माल बिका है वो यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो अब जो हमारे पास निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, ये वो वैल्यू आ गई जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करते हैं। आप ये मत समझ बैठना है कि ये क्लोजिंग वैल्यू है, नहीं दोस्तों, ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर अब आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे, वो भी सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी क्या होगा कि जब हम ये चीज़ पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो उसका भी एक तरीका होता है, चलिए देखते हैं वो क्या होता है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, किस तरीके से डेप्रिसिएशन को हम निकालते हैं, चलिए वो तरीका अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये वाली फिगर हम लिखेंगे और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू है ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, ठीक है। इसको हम 3 पार्ट के अंदर क्लासिफाई करेंगे। कितने पार्ट में बोलिए? 3 पार्ट में। तो पहला वाला पार्ट जो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए होता है वो होता है लेस देन 180 डेज। तो हमने यहाँ लिखना है लेस देन 180 डेज, और ये क्या है हमारा? पुट
टू यूज लेस देन 180 दिन, 180 दिन से कम का पुट टू यूज होगा तो जो भी डेप्रिसिएशन का रेट है उसका हम आधा कर देते हैं, और आधा रेट हम क्या कर देते हैं, उसके हिसाब से डेप निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन रेट होता है हम यहाँ लिखेंगे हाफ डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट को क्या कर देंगे हम यहाँ पर हाफ कर देंगे। अब हम बात करते हैं मोर देन 180 डेज वाला। अब जिस एसेट्स का पुट टू यूज 180 दिन से ज्यादा हुआ है उस पर हम डेप्रिसिएशन फुल ईयर से लगा देते हैं, फुल रेट से लगा देते हैं। यहाँ पर ईयर टू ईयर बेसिस के हिसाब से प्रोपोर्शनेट नहीं किया जाता, यहाँ पर रेट को ही आधा या पूरा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि 180 दिन से ज्यादा का पुट टू यूज है इसलिए हम रेट यहाँ पर फुल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड वाला जो ब्लॉक होगा वो कहलाएगा पुट टू यूज मोर देन 180 डेज, 180 दिन से ज्यादा। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पूरा का पूरा जो डेप्रिसिएशन है वो पूरा हम चार्ज कर लेंगे। अकाउंट्स की तरह इसमें ना इंडिविजुअल सिस्टम नहीं चलता है, यहाँ पर क्या चलता है, ब्लॉक सिस्टम चलता है। बोलिए क्या चलता है, ब्लॉक सिस्टम चलता है। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज, अब देखिए हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा लिया, हमने इसके ऊपर लगा लिया, अब जो बच गया है बैलेंस उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाए। अब बैलेंस तो साल के शुरू से पड़ा हुआ था तो उस पर डेप्रिसिएशन फुल रेट से लगेगा। ठीक है, तो जो भी हमारे पास अब बैलेंस अमाउंट बचेगा, क्या बचेगा बताइए, बैलेंस अमाउंट बचेगा, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगाए, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो भी तीनों का प्लस करके बनेगा वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे और इसी को क्या बोलते हैं, हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि जब भी हम इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो इसमें ब्लॉक सिस्टम लगाते हैं। ब्लॉक सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर इंडिविजुअल एसेट्स की अकाउंटिंग या डेप्रिसिएशन नहीं निकालते जैसे अकाउंट्स में निकाला जाता था। यहाँ पर अगर सेम क्लास के एसेट्स हैं और सेम उस पर डेप्रिसिएशन है तो उसको ग्रुप में डिवाइड कर, ग्रुप में करके हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो लिखेंगे इन इनकम टैक्स depreciation would be charged on block of assets। किसके ऊपर लगाते हैं बताइए, ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर हम क्या करते हैं, अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये था सारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास से आपको पिछली 3-4 क्लासेस का पूरा एक सम अप मिल गया होगा और आप चीजों को ज्यादा क्लियरिटी और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ कर पा रहे हुए, है ना दोस्तों। चलिए, तो ये था आपका डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एडिशनल डेप्रिसिएशन का। जब हमको ये बात पता है और क्लियर है और डिफाइंड है कि डेप्रिसिएशन एक टैक्स सेविंग टूल है तो असेसी हमेशा चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करे। अब सरकार ने इस तरीके से डेप्रिसिएशन क्लेम करने का आपको मौका दिया, बट सरकार देखो कितनी अच्छी है। सरकार ये कहती है कि अगर आपने हमारी बताई हुई जगह पर नोटिफाइड इन्वेस्टमेंट्स कर दिए हैं तो हम आपको ये वाला डेप तो देंगे ही देंगे, साथ में हम आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देंगे जिसको हम एडिशनल डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। और कितना अच्छा होगा कि डेप्रिसिएशन हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज करें तो हमारा नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये जितना भी है उतना कम हो जाएगा, तो आपका टैक्स भी क्या बनेगा, कम बनेगा। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो कौन सा आता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का आता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं अगली हेडिंग डालूंगा, दैट इज कॉल्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन, इसका जो सेक्शन होता है दैट इज सेक्शन नंबर 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2A। ये है हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन का सेक्शन। ठीक है, चलिए अब सरकार एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट इसलिए लेकर आई ताकि सरकार पर्टिकुलरली उन सेक्टर्स को बूस्ट दे पाए जिन सेक्टरों में बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। सर वो कौन से सेक्टर है, देखिए सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन से, फिर हम पढ़ेंगे इनएलिजिबल कौन से, फिर इसमें पढ़ेंगे रेट और फिर पढ़ेंगे इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स। जस्ट मैं एक रिविजन लगवा रहा हूँ क्योंकि ये रिविजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आपकी काम आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसको बताता हूँ एलिजिबल क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी, कौन कौन से लोग इस वाले एडिशनल डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के लिए जरूरी होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एंगेज हैं और साथ के साथ वो क्या कर रहे हैं, किसी आर्टिकल या किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो मैं लिखूंगा असेसी एंगेज्ड, असेसी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल या कोई थिंग। ठीक है, किसी भी आर्टिकल की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन अगर वो कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ प्रोडक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो सब इसके लिए एलिजिबल है। प्लस
प्लस प्लस नहीं कहूँगा बल्कि ये कहूँगा कि हाँ एक और कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2। वो क्या है? कंडीशन नंबर 2 ये बोलती है कि असेसी मस्ट फॉलोड, असेसी मस्ट फॉलोड, असेसी को फॉलोड करना है डी ओल्ड टैक्स रिजिम। अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम यानी न्यू टैक्स रिजिम है तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उसे शिफ्टिंग आउट होना पड़ेगा। तो असेसी मस्ट फॉलोड शिफ्टिंग आउट डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है उससे उसको क्या होना पड़ेगा? शिफ्टिंग आउट होना पड़ेगा। और शिफ्टिंग आउट के लिए सेक्शन जो यूज किया था दैट इज सेक्शन 115 BAC क्लॉज 1A, इसके थ्रू शिफ्टिंग आउट होना पड़ेगा। तो ये दोनों कंडीशन क्या है आपके लिए? मस्ट है, ठीक है। इसके बाद तीसरे वो लोग हैं जो कि पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, और यदि वो WDV मेथड फॉलो करते हैं तो उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा असेसी engaged in पावर। बताइए पावर किस चीज का? जनरेशन का, पावर जनरेशन का काम है, या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, या फिर पावर को ट्रांसमिशन का काम है, ट्रांसमिट करने का काम है। और वो लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? मस्ट फॉलोड WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वो फॉलो कर रहे हैं, तो उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। बट अगर ये लोग हमारे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करें, क्योंकि इनको SLM का भी बेनिफिट दिया जाता है, तो इनको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक नोट याद आता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से मेथड से दिया जाएगा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से ही दिया जाएगा। और अगर SLM मेथड से लेना चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज को मिलता है, पावर को ट्रांसमिट करने वाली कंपनी को मिलता है, और पावर को बनाने वाली, जनरेट करने वाली कंपनी को मिलता है SLM मेथड। बाकी सबके लिए क्या होता है? WDV मेथड। तो अगर ये वाली कंपनी WDV मेथड फॉलो करेगी तो ही उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। तो सर आप बताइए कि ये तो हो गया एलिजिबल एसेसीज। अब ये बताइए कि किस पर मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन? क्या ये सभी के सभी एसेट्स पर मिलेगा या सेलेक्टिव चीजों पर मिलेगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके अंदर जो एसेट्स कवर होते हैं, एसेट्स कवर्ड, वो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर जो एसेट्स कवर्ड होते हैं वो सबसे पहली चीज तो आपकी प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी पे ही आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये जो आप प्लांट एंड मशीनरी देख रहे हैं, इसी वाले पर ही आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, और किसी पे भी नहीं मिलेगा। ना बिल्डिंग पे, ना फर्नीचर पे, ना शिप पे, ना इंटेंजिबल एसेट्स। सिर्फ और सिर्फ किस पर मिलेगा? प्लांट एंड मशीनरी पर मिलेगा। लेकिन प्लांट एंड मशीन में कुछ आइटम को हमने एक्सक्लूड कर दिया। सर कौन कौन से आइटम एक्सक्लूड कर दिए? तो यहां पर लिखूंगा एक्सक्लूड, कि इसके अंदर किन किन चीजों को एक्सक्लूड किया गया। सबसे पहला सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी वो सेकंड हैंड है तो उसके ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो फर्स्ट हैंड थी तो उस वाले असेसी ने ऑलरेडी एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। तो सेम एसेट्स है, कितने भी बाहर, कितने भी एसेट्स के बीच में, कितने भी असेसीज के बीच में घूमेगी, सभी को एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा वो प्लांट एंड मशीनरी जिसमें आपके रोड ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल जो आते हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई फॉक लिफ्टिंग ट्रक है, क्या है आपके पास? फॉक लिफ्टिंग ट्रक है, तो उस केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। फॉक लिफ्टिंग ट्रक पर मिलेगा। लेकिन जो रोड पर चलने वाले मोटर व्हीकल्स हैं, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही तो मोटर व्हीकल आते हैं ना, उनके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। तीसरा कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड है आपकी ऑफिस के अंदर, इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, इंस्टॉल्ड इन रेजिडेंशियल हाउस, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेनिफिट मैन्युफैक्चरर को दिया जाता है। तो यानी ये वाला एसेट्स फैक्ट्री के अंदर ही इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर ये आपकी मशीन वगैरह ऑफिस रेजिडेंशियल पर्पस वगैरह पे है तो आपको इसका बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एक्सक्लूड। और साथ के साथ इसमें एक पॉइंट हमारा और था, सेकेंड प्लांट मशीन, रोड वगैरह हो गया, और कोई ऑफिशियल रेजिडेंशियल हाउस है, ठीक है। इन लोगों को एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। बोलो क्लियर इतनी बात? ये सर हमें क्लियर है। अब सर बात करते हैं रेट की, कि किस रेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पर दिया जाएगा। तो अब एक थर्ड कॉलम हम यहाँ पर बनाएंगे अपने पास, किसका? रेट्स का, कि किस रेट से जो है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया रहेगा। तो यहाँ पर रेट को ना हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, 1
एंड 2। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट ये बोलता है कि अगर आपने नोटिफाइड एरियाज में इन्वेस्टमेंट किए, नोटिफाइड एरिया कौन कौन से है, जैसे आपका एक हो गया बिहार, ठीक है, बिहार हो गया, फिर आपका हो गया एक अरुणाचल प्रदेश, नहीं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, और आपका बिहार हो गया, और ये तेलंगाना, तेलंगाना, और एक आपका हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगर आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में या वेस्ट बंगाल में किया, और वो भी कब किया है, वो भी कब किया है, वो आपने क्या हो 1/4/2015 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में किया है सेटअप, अगर आपने इस बीच में किया है तो हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन बेनिफिट दे देंगे, वो भी 35% की रेट से, 35% की रेट से आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। सर एक बात बताइए कि मान लीजिए हमने इन जगहों पर सेटअप किया तो क्या हमको नॉर्मल वाले रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल वाले से भी मिल जाएगा और आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिल जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रेट, और इसके बाद जो एनी अदर बच गए, इसके अलावा एनी अदर्स, तो उनके लिए जो रेट रखा गया दैट इज 20%। यानी अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं बट ऊपर वाली कंडीशन सारी फुलफिल है तो आपको 20% के हिसाब से एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। बोलो क्लियर है? अब यहां पर एक नोट आता है, वो नोट क्या आता है कि अगर मान लीजिए आप एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट जो है वो पहले साल पूरा नहीं ले पाए क्योंकि आपका पुट टू यूज 180 दिन से कम था, तो कोई बात नहीं, अब जो बैलेंस आपका बच गया है, बैलेंस आधा जो बचा है वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के अंदर आप ले सकते हैं, यानी जो भी रेट है वो मिलेगा आपको पूरा ही। जैसे मान लो कि कोई एसेट्स मैंने लिया 1 दिसंबर 2023 को, तो 23-24 के हिसाब से देखें तो उसका पुट टू यूज क्या बना 180 दिन से कम, तो मुझे अगर मान लो 20% से एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल रहा है तो मुझे 20 तो मिल नहीं पाएगा क्योंकि पुट टू यूज 180 दिन से कम है, तो 23-24 के अंदर मुझे कितना मिलेगा? सिर्फ 10%। तो 24-25 वाली मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो उसके अंदर बचे हुए 10% को भी क्लेम कर लूंगा, यानी मिलेगा पूरा 20, भले ही वो 2 टुकड़े में मिलेगा एक बार में, बट मिलेगा आपको पूरा का पूरा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन का। बोलो क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट्स आपको बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने आपका बेस तो बना दिया, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे ना वो ICAI की स्टडी मटेरियल से करेंगे, वो भी टेस्ट और नॉलेज के, जो लास्ट में चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे होता है ना, और वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें से सिर्फ मैं डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहो मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक बार नोट कर लो, फिर हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये प्रॉपर एक रिविजन आपको करा दिया, और जिसने इसको रिविजन को अच्छे से देखा उसको अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे चलें हम लोग। चलिए अब हम करेंगे अपने पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सो दैट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज्यादा डेवलप हो पाएगी और भी ज्यादा एनहांस हो पाएगी, ठीक है। और हम अपने पास ICAI का स्टडी मटेरियल लेने वाले। देखिए दोस्तों ये बुक है हमारे पास ICAI स्टडी मटेरियल की, और इसी के अंदर हम जो टेस्ट और नॉलेज जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस दे रखे होते हैं ना एग्जामिनेशन वाले, वो हम करेंगे। अब सोचो अगर इस लेवल के हम क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली हम उस चीज को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर वीनस एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स। देखिए मैंने जैसी ये पहली लाइन पढ़ी ना, मेरे दिमाग में एक चीज आई, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो चीज क्या है? यस सर, वो चीज़ ये है कि आप समझ गए कि इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर एंगेज है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। इसके बाद लिखा हुआ है फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ एट चेन्नई एट द एंडिंग 31/3/2024। चेन्नई के अंदर जो इसकी यूनिट है उसके बारे में ये आपको जानकारी दे रहा है। जैसे WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31/3/2023। कई बच्चे ना इसी WDV पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। दोस्तों नहीं, ये लास्ट ईयर की वैल्यू दे रखी है, और जानते हो ये हमको क्या चाहिए होती है? ओपनिंग WDV। ये क्या दे रखा है? ये WDV लास्ट ईयर का दे रखा है, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ईयर है ना वो 23-24 है, और ये जो दे रखा है वो 22-23 का दे रखा है। तो ये जो WDV प्लांट एंड मशीन की दे रखी है दैट इज 30 लाख रुपीज, और नीचे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 4.75 लाख, यानी 4,75,000 में नॉर्मल डेप भी है और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है। तो इट मींस जो ऊपर आपको 30 लाख की वैल्यू दे रखी है, हम सबसे पहले इसमें से 4.75 को माइनस करेंगे, तो जो फिगर हमारे पास आएगी दैट इज द ओपनिंग WDV ऑफ 1/4/2023।
1/4/2023 के ओपनिंग WDV निकालने के लिए पिछले साल की WDV से हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। जनरली क्वेश्चन में ये हमको गिवन होता है, बट इस बार थोड़ा सा हमको पेचीदा काम दे दिया गया, हमको ये निकालना पड़ेगा। और जानते हो इसी में सबसे पहले बच्चा गलत कराता है, अपना पूरा टाइम वेस्ट कराता है इसी गलती के अंदर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि न्यू मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1/9/2023। ठीक है, न्यू मशीन खरीदी गई 1/9/2023 को, मतलब 1 सितंबर को नई मशीन खरीदी गई 10 लाख रुपए की। फिर लिखा हुआ न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1/12/2023, 1 दिसंबर 2023 को एक नई मशीन खरीदी गई 8 लाख रुपए की। फिर लिखा हुआ है कंप्यूट करना है परचेज ऑन 3/1/2024, 4 लाख, कंप्यूट नहीं करा, सॉरी कंप्यूटर लिखा हुआ है। कंप्यूटर को परचेज किया है 3/1/2024 को, वो भी कितने रुपए का, 4 लाख रुपए का। ये सारे फिगर स्लैक्स में दे रखे हैं। ठीक है, फिर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या दे रखा है कि ऑल एसेट्स आर परचेज बाय अकाउंट पे चेक, यानी जितने एसेट्स हमने खरीदे हैं वो सब चेक के थ्रू खरीदे, क्योंकि अगर कैश में खरीदे होते 10,000 से ऊपर के तो वो डिसअलाउड हो जाता, उस पर डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलता, इवन पीएनएल में डेबिट भी नहीं कर पाते। सेकंड पॉइंट आपको देखा है ऑल एसेट्स आर वर पुट टू यूज इमीडिएटली, यानी जिस तारीख को जो एसेट्स खरीदे गए उनको हमने तुरंत ही पुट टू यूज करना शुरू कर दिया। थर्ड पॉइंट दे रखा है न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1/12/2023 एंड कंप्यूटर हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस। ध्यान से सुनिए, ध्यान से इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो न्यू मशीन हमने परचेज की था ना 1/12/2023 को, कौन सी खरीदी, पॉइंट नंबर 4 में देखिए 8 लाख की बात कर रहा है। जो 8 लाख की मशीन हमने खरीदी है ना, वो ये कह रहा है उस वाले उसको और कंप्यूटर को, दोनों चीजों को हमने ऑफिस में इंस्टॉल किया। यानी पॉइंट नंबर 4 और 5, पॉइंट नंबर 4 और 5 जो आपको दे रखा है ना, 8 लाख और 4 लाख, ये दोनों की दोनों, एक मशीन और एक कंप्यूटर, ये दोनों हमने ऑफिस में इंस्टॉल किया है। इससे मुझे ये समझ आया कि ड्यूरिंग द जो परचेजेस 3 की है उसमें से 2 परचेजेस के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों के दोनों ऑफिस में इंस्टॉल्ड है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इनएलिजिबल में पढ़ाया था कि अगर कोई मशीन जो है वो ऑफिस में इंस्टॉल की गई है, रेजिडेंशियल हाउस में इंस्टॉल की गई है, पेइंग गेस्ट में की गई है, गेस्ट हाउस में की गई, उस पर हम एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देते। हाँ, नॉर्मल तो मिल जाएगा, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन बेनिफिट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2023 आर न्यू मशीनरी हैज बीन परचेज ऑन 31/10/2022 फॉर 10 लाख रुपीज। एडिशनल डेप्रिसिएशन बिसाइड नॉर्मल डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड देयर ऑन। देखिए ये जो बात कर रहा है ना, ये पिछले साल की बात कर रहा है, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर अभी दे रखा है जो प्रीवियस ईयर है दैट इज 23-24, बट इसने एक बात बोली है कि पिछले साल 31/3/2023 को हमने एक मशीन खरीदी थी, मतलब उस तारीख की बता रहे कि उस वाली प्रीवियस ईयर में हमने 31 अक्टूबर 2022 को एक मशीन खरीदी। कब खरीदी बताइए, 31 अक्टूबर 2022 को 10 लाख रुपए की, जिस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। दोस्तों प्लीज इस पॉइंट को ढंग से पढ़ो, बड़ा ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, छोड़ आते हैं बच्चे इस चीज को, आपको छोड़ना नहीं है, निचोड़ देना पूरा अच्छे से। ठीक है, इस पॉइंट में ये बोला गया है कि पिछले साल हमने अक्टूबर के महीने में 31 अक्टूबर 2022 को एक मशीन खरीदी और उस मशीन के ऊपर नॉर्मल डेप भी मिलेगा और एडिशनल डेप भी मिलेगा। उसने सिर्फ इतना बोला और ये बता दिया मशीन 10 लाख की खरीदी। अब आप एक दिमाग से बात सोचिए कि अगर उसने ये मेंशन कर दिया कि इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो ये बताओ कि एडिशनल डेप्रिसिएशन उस प्रीवियस ईयर में, पिछले साल, इसको क्या पूरा मिल गया होगा? सर अगर 31 अक्टूबर को की तो नवंबर के दिन बताओ कितने हुए, 30 हुए, दिसंबर के 31 हुए, जनवरी के 31 हुए, और फरवरी क्योंकि लीप ईयर थी तो 29 हो गए, और मार्च के 31 हो गए। तो देखिए टोटल कितना बन गया, टोटल बना 152। कितना बन गया, 152, 152 डेज, जो कि 180 डेज से क्या है, कम है, 180 डेज से क्या है, कम। इसका मतलब पिछले साल इनको जो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला होगा, पिछले साल जो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला होगा वो पूरा नहीं मिला होगा, वो आधा ही मिला होगा। कितना मिला होगा, आधा मिला होगा। तो बचा हुआ आधा जो एडिशनल डेप्रिसिएशन वो इस साल मिल जाएगा। मैंने आपको पढ़ाते वक्त ही बोला था कि अगर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन पूरा ना मिले तो टेंशन मत लेना, आधा इस साल मिल जाएगा, आधा अगले साल मिल जाएगा। समझ आ रही बात? तो यहीं पर बच्चे गलती कराते हैं, इस वाले पॉइंट को वो इग्नोर करके इस साल की पूरी कैलकुलेशन कराते हैं, जबकि पिछले साल वाला आधा एडिशनल डेप्रिसिएशन भी इस साल आपको मिलेगा।
इस साल भी मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो आपको 15% लेना है। दोस्तों अगर नहीं भी बोलता ना तो हम अदर्स वाला 15 ही लेते हैं। इसके बाद बोला गया है कि द असेसी हैज नॉट बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज ऑन 1/4/2023। कोई भी पिछला लॉस या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आपको नहीं दे रखा है। आपको कंप्यूट करना है डेप्रिसिएशन अवेलेबल टू द असेसी एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द WDV ऑफ डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एसेट्स एज ऑन 31/3/2024। यानी कि आपको बोला गया कि आपको डेप्रिसिएशन वगैरह इसमें निकालकर दिखाना है। लेकिन याद रहे दोस्तों, प्लीज याद रहे, इसमें एक बात ये बोलेगी कि आपको जो डेप्रिसिएशन निकालना है वो दो केस में निकालना है। पहला उस केस में जब असेसी एक्सरसाइज कर रहा है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को, और दूसरा वो केस है, सॉरी पहला केस है शिफ्टिंग आउट का कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से शिफ्ट आउट हो रहा है, और दूसरा वाला केस है कि वो शिफ्टिंग आउट नहीं हो रहा बल्कि उसी स्कीम में रहकर सेक्शन 115 BAC के अकॉर्डिंग ही अपना टैक्स निकालना चाहता है, यानी डेप्रिसिएशन निकालना चाहता है। तो मुझे ये समझ आया कि अगर आप शिफ्टिंग आउट होते हो पुराने वाले टैक्स स्ट्रक्चर में तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, और अगर आप न्यू टैक्स रिजिम यानी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को ही फॉलो करोगे तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। बोलो क्लियर है बात? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता? चलिए अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखिए अब इस सोल्यूशन करते वक्त मुझे एक चीज क्या क्लियर करनी है, पहले फॉर्मेट क्लियर करना है इसका। और कितनी चीजें इसके अंदर सर मुझे नजर आ रहा है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी है और एक कंप्यूटर, दो आइटम है इसके अंदर। कितने आइटम है? दो आइटम है। तो चलिए अब हम करते हैं अपने पास वर्किंग नोट अपने बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ written down value on which depreciation is charged। ठीक है, अब हम इसकी कंप्यूटेशन करने के लिए आ रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू को, वो भी उसके ऊपर जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब पूरा फॉर्मेट तैयार करें। यस सर, पूरा फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल यानी 1/4/2023, और हम दो चीजों की निकालेंगे, एक तो प्लांट एंड मशीनरी की और एक कंप्यूटर की। तो लीजिए यहां पर मैं लिखता हूं प्लांट एंड मशीनरी और यहां पर लिख देता हूं आपका कंप्यूटर। ठीक है, दो चीजों की हम निकालेंगे, प्लांट एंड मशीनरी और ये आपका आ गया कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं क्या, इसमें हम ऐड करते हैं एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान में जो भी हमने एक्वायर किया हुआ ना, एक्विजिशन किया हुआ, अब हम उसको ऐड करेंगे, जिसमें तीन चीज आती है, लेस देन पुट टू यूज 180 डेज वाला, मोर देन पुट टू यूज 180 दिन वाला, और एक्वायर बट नॉट पुट टू यूज। हम तीनों लिखेंगे, भले ही हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, फॉर्मेट हमारा पूरा क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एसेट्स एक्वायर्ड बट पुट टू यूज इज लेस देन 180 डेज, less than 180 days। ठीक है, दूसरा, अब मैं थोड़ा सा प्लांट मशीनरी को साइड में कर देता हूं, ये लो थोड़ा मुझे इधर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और क्या है, दूसरा है एसेट्स एक्वायर्ड बट पुट टू यूज इज मोर देन 180 डेज, मोर देन 180 डेज। और तीसरा क्या है, एसेट्स एक्वायर बट नॉट पुट टू यूज, खरीद तो लिया बट उसका पुट टू यूज हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा एसेट्स एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस करेंगे, लेस करेंगे क्या, सेल्स प्रोसीड, क्या माइनस करेंगे, सेल्स प्रोसीड। अगर हमने कोई माल वगैरह बेचा होगा तो वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अपने पास माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा हमारे पास। ठीक है, अब जो फिगर हमारे पास आएगी दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन विच डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज, ऑन विच डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज्ड। ठीक है,
चलिए अब हम एक बार इसके फॉर्मूले को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो WDV जो प्लांट एंड मशीनरी की दर की है वो 31/3/2023 की दर की है, यानी पिछले साल की दर की है, और पिछले साल का हमको डेप्थ दे रखा है कितना 4.75। तो मैं 30 लाख में से अगर 4.75 लाख को माइनस करूंगा, 30 लाख में से माइनस करूंगा, एक मिनट, 30 लाख में से माइनस करूंगा 4.75, तो ये आपका आ जाएगा 25,25,000। ये लीजिए, तो ओपनिंग हमारे पास कितनी आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी की 25.25, ठीक है 25.25, मतलब 25,25,000 रुपए आ गए, जबकि कंप्यूटर की कोई ओपनिंग वैल्यू नहीं दे रखी, तो जीरो ले लो। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या हमारे पास, पॉइंट नंबर 3, न्यू प्लांट एंड मशीनरी 1/9/2023 को खरीदी और सेम डे हमारा पुट टू यूज भी हुआ है। तो एक बात बताओ, यहाँ जो पुट टू यूज है वो मोर देन है या लेस देन है? सर अगर 1 सितंबर को कोई चीज हम खरीदेंगे तो 31 मार्च अगर हम काउंटिंग करते हैं तो अब आप मुझे तो सितंबर में कितने दिन होते हैं? सर सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 29 और मार्च में 31। तो ये जो दिन बने हैं आपके दैट इज 213 डेज। आपको नजर आ रहा है, देखो 213 दिन बने हैं, ठीक है, यानी कि 180 दिन से ज्यादा बने हैं। अब क्योंकि 180 दिन से ज्यादा बने तो मोर देन वाले में लिखा जाएगा कितना 10 लाख रुपीस, तो मोर देन वाले में लिख दूंगा 10 लैक्स, ठीक है। अभी ये सारी फिगर्स हमारी किस में चलेंगी? ये सब की सब हमारी लैक्स में चलेंगी, पहले यहाँ पर लिख दिया। सारी फिगर किस में चलने वाली है? लैक्स में चलने वाली है, ठीक है। इसके बाद आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी और खरीदी गई, 4th पॉइंट में देखिए एक और खरीदी गई 1/12/2023 को। अब ये बताओ 1/12/2023 तो दिसंबर में कितने दिन यूज हुए? 31 दिन, वैसे 30 दिन बोलना चाहिए, 31 दिन। जनवरी में 31, फरवरी में 29 और मार्च में 31, तो हो गए 122 दिन, जो कि लेस देन 180 डेज है। तो लेस देन 180 डेज वाले में कितना लिख देंगे? 8 लैक्स। तो लेस देन 180 डेज वाले में आ जाएगा 8 लैक्स। इसके बाद आपका कंप्यूटर आपने खरीदा है 3/1/2024 को। अब एक बात बताओ, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में से 3 माइनस कर दो, यानी 28 दिन यूज किया, फरवरी के 29 दिन और मार्च के 31 दिन, 88 डेज आए। देखिए 88 डेज तक आपने यूज किया, जो कि लेस देन 180 डेज है। तो कंप्यूटर का जो 4 लाख है वो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस देन 180 डेज में, 4 लैक्स यहाँ पर लिखेंगे। बाकी 0 है, इधर भी ये 0 है, और सेल प्रोसीड कुछ भी नहीं है, ये भी आपका 0 आ जाएगा। तो अब जरा हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो देखिए 25.25 प्लस 8 प्लस 10, दिस इज 43.25, और कंप्यूटर कितना रहेगा 4, ये 43,25,000 है, 43,25,000, और ये कितना आपका 4 लैक्स है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए डेप्रीशिएशन निकाल लेते हैं। अब एक काम करें, मैं इसी के नीचे ना डेप भी माइनस करवा दूंगा, ये लो, मैं इसी के नीचे माइनस करूंगा डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं बताइए? नॉर्मल डेप्रीशिएशन। और एक और डेप माइनस करेंगे, दैट इज अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2A, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं बताइए? एडिशनल डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं बताइए? एडिशनल डेप्रीशिएशन। वो दोनों हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो जो अब माइनस करके फिगर आएगी दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च। जैसे ओपनिंग था हमारा 1 अप्रैल 2023, तो ये आ जाएगा 31 मार्च 2024 का। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या निकालना है? डेप्रीशिएशन। हमें क्या निकालना है बताइए? डेप्रीशिएशन निकालना है। तो अब हम अपने पास निकालेंगे डेप्रीशिएशन। तो चलिए अब मैं यहां पर लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन, ठीक है। चलो भाई डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करेंगे, और इस चीज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। कौन कौन से? नॉर्मल और एडिशनल डेप्रीशिएशन, ठीक है। तो यहां पर मैं निकालूंगा अपने पास नॉर्मल डेप्रीशिएशन, उसके लिए सेक्शन यूज क्या होगा बताइए? 32, और इस जगह पर मैं निकालूंगा अपने पास एडिशनल डेप्रीशिएशन, और सेक्शन क्या यूज होने वाला है? सेक्शन यूज होगा 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2A, ये हमारे पास यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। चलिए तो नॉर्मल की बात करते हैं और एडिशनल डेप्रीशिएशन की बात अब हम करने के लिए जा रहे हैं। सुनिए, नॉर्मल डेप्रीशिएशन किस किस पर मिलेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि नॉर्मल डेप्रीशिएशन आपको एक तो इस वाली वैल्यू पर मिलेगा। तो ये बताओ 43 लाख को अब हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेस देन, मोर देन और बैलेंस। लेस देन, मोर देन और बैलेंस। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेस, बल्कि ऐसे नहीं, ऐसे लिखूंगा पुट टू यूज
लेस देन 180 डेज, ठीक है। लेस देन कितना बताइए, 180 दिन से कम। तो 180 दिन से कम वाला कितना है, 8 लाख, ये लीजिए 8 लाख। तो इस पर रेट क्या लगने वाला है, 7.5%, क्योंकि फुल रेट कितना है, 15% है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ 15% है। तो जरा हम निकालते हैं अपने पास 8 लाख का 7.5%, दिस इज 60,000, ये आपका आ गया 60,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद और किस पर निकालेंगे, और निकालेंगे पुट टू यूज मोर देन 180 डेज, 180 दिन से ज्यादा वाले पे। तो आप बताइए 180 दिन से ज्यादा वाला कितना है, 10 lakhs, ये लो 10 lakhs इनटू में, आप क्योंकि मोर देन है तो पूरा का पूरा 15% लग जाएगा, इट मीन्स 1.5 लाख, 1.5 lakhs, ठीक है। फिर अब क्या बचेगा, बैलेंस, क्या बचेगा, बैलेंस। बैलेंस कितना बचा, 43 में से 18 माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा, दिस इज 25,25,000, 25,25,000 रुपए इनटू में 15%, ठीक है। तो चलिए करते हैं 25,25,000 का 15%, ये आ गया 3,78,750, दिस कम्स 3,78,750। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया हमारा, इन सबको हम प्लस कर देंगे, दिस कम्स 5,88,750, 5,88,750। और ये जो हमने पूरा डेप्रिसिएशन निकाला है दोस्तों, ये किसके लिए निकाला है, ये निकाला है अपने पास प्लांट एंड मशीनरी के लिए। किसके लिए, ये पूरा का पूरा आपका निकला है प्लांट एंड मशीनरी के लिए। अभी कंप्यूटर की बात नहीं की है। अब जरा प्लांट एंड मशीनरी पर एडिशनल डेप भी देख लेते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो पहले तो मैं प्रीवियस ईयर वाला देखूंगा, जो हमारा पिछला साल था ना, प्रीवियस ईयर। कौन सा वाला प्रीवियस ईयर, 22 और 23। आपको याद है एक पॉइंट था हमारे पास, प्लीज सभी लोग पॉइंट नंबर आइए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 3, उसमें पॉइंट नंबर 4, उसमें लिखा हुआ था कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में 10 लाख रुपए की हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, जिस पर नॉर्मल और एडिशनल दोनों लगाए। मुझे बताओ कि अगर 31 अक्टूबर का उसका पुट टू यूज है, तो उस वक्त जो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला होगा इसके ऊपर, वो आधा मिला होगा। तो बचा हुआ आधा इस साल मिलेगा ना, यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 10 लाख है उसके ऊपर हम लगाएंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आपका बिहार और वेस्ट बंगाल गिवन नहीं है, तो इट मीन से नॉर्मल केस मान लेंगे, मतलब एनी अदर केस मान लेंगे, जो कि 20% से लगता है। तो 20 का आधा कितना होता है, 10%। 10 इसे पिछले साल मिल गया था, 10 इसे इस साल मिल जाएगा, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 1 लाख रुपए। कितना आ जाएगा बताओ, 1 लाख रुपए। एक तो ये मिल जाएगा, और जो हमारा ये करंट ईयर चल रहा है, अब इस पर हम कैलकुलेट करते हैं। करंट ईयर क्या है हमारा, 23-24। इस पर देखिए कितना लगेगा। अब एक बात बताओ, यहां जो 8 लाख वाला पॉइंट था, अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो पॉइंट नंबर 3 पर आइए प्लीज। सभी लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 3 पर आए। उस पॉइंट नंबर 3 में दे रखा है कि जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल की गई है, या कंप्यूटर जो इंस्टॉल किया गया है, वो ऑफिस में किया गया, वो भी 1/12/2023 वाला। तो 1/12/2023 मतलब इस 8 लाख की बात चलिए, इसको हमने ऑफिस में इंस्टॉल कर दिया। अरे जब तुमने ऑफिस में इंस्टॉल कर दिया, तो क्या इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, आंसर इज नो। अब बताइए एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या ओपनिंग पर मिलता है, नहीं। जो ड्यूरिंग द ईयर में परचेज की होती ना, सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन उस पर मिलता है। तो तुमने पहले ही बता दिया 8 लाख तुम्हारे ऑफिस में लगे, तो बचा कितना, 10। तो 10 पर लगेगा अब एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो भी मोर देन है, तो फुल रेट से मिल जाएगा। तो ये लीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 10 लाख यही वाला है, नहीं दोस्तों, ये वाला जो 10 लाख है वो पिछले साल वाला था, ये तो दूसरा है। इस साल हमने 10 लाख की मशीन खरीदी है, फुल 20% से हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, दैट इज ₹2 लाख। तो ये वाला जो प्लांट एंड मशीनरी पर हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाला है, वो कितना आया, दिस 1 लाख प्लस 2 लाख, टोटल आ गया आपका 3 लाख। ये लीजिए, टोटल डेप्रिसिएशन एडिशनल वाला आ गया 3 लाख, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो भी हमने प्लांट एंड मशीनरी पर निकाला, वो कितना है, वो है हमारा 5,88,750। इसको कर देंगे माइनस, और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना आया है, ये आया आपका 3 लाख। कितना है ये आपका, 3 लाख आया, ठीक है। एक मिनट जरा सारी कैलकुलेशन, हाँ ठीक है। चलिए अब बताइए कितना कितना ये क्लोजिंग WDV बचा। तो अगर हम देखें तो 43,25,000 में से अगर हम माइनस कर दे 5,88,750 माइनस कर दे 3 लाख, सो दिस कम्स 34 lakhs, दिस कम्स
34,36,250, ये आ गया हमारा क्लोजिंग WDV। ये क्या आ गया हमारे पास, क्लोजिंग WDV। अगर हम टोटल डेप्थ निकालें तो ये हमारा 8.88 7.50, ठीक है। बताइए यहाँ तक आपको कोई डाउट? एक बार मुझे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है। ये आपका कहाँ है आपका 3.78, बिल्कुल सही है। ये 25,25,000 पे 15%, ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है दोस्तों, मैं फिर भी वो ना देख लेता हूँ। ये 3,78,000, अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार मैं चेक इसलिए कर लेता हूँ कहीं कुछ रह ना जाए और गलत ना हो जाए आपसे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में जरा एक क्वेश्चन देखिए, जरा मेरे साथ कंप्यूटर वाला पॉइंट देखिए। कंप्यूटर में ना सिर्फ आपको एक 4 लाख नजर आ रहा है, जिसको हमने ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किया था, वो भी 180 दिन से कम। और ये भी पॉइंट नंबर 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट नंबर 3 में लिख दिया ऑफिस में इंस्टॉल हुआ है। तो क्या इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। इस पर सिर्फ क्या मिलेगा? नॉर्मल डेप्रिसिएशन। तो मुझे बताइए कंप्यूटर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, सॉरी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लगता है सर? 40%। तो अगर वो लेस देन 180 है तो क्या लगने वाला है? हाफ। तो 40% का हाफ कितना होता है? 20%। तो यानी कि अब जो मैं कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन निकालूंगा दैट इज 20%। तो अगर मैं यहां पर निकालूं तो 4 लाख का 20%, यहां पर मैं लिख भी देता हूं। इसकी कैलकुलेशन कैसे की है, इसे ऐसे नहीं करता हूं, यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि कंप्यूटर के ऊपर कैसे निकाला, 4 लाख इनटू में 20%, क्योंकि लेस देन था ना, तो ये आपको कितना आ जाएगा? 80,000। तो यहाँ पर हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाएंगे 80,000 रुपये का, इस पर कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं दिया जाएगा। तो 4 लाख में से 80,000 गए तो ये बचा आपका 3,20,000, 3.2 लैक्स, ये आ गया हमारा। तो आई होप कि अब आप चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। सो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन को करने से पहले जो आपको समरी कराई ना दोस्तों, वो बहुत कारगर साबित होगा अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो, है ना। आप कर लोगे कोई भी क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करें जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा डेवलप हो जाए। तो चलिए पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए आप इसको। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने पास सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी आईसीएआई की स्टडी मटेरियल टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चंस में से है। क्वेश्चन नंबर 2 है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़िए जरा मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, मिस्टर अभिमन्यु इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की बात की गई, यानी डिस्कॉम कंपनीज है जो क्या करती हैं कि जहां से पावर बनती है फिर ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट से लेकर ये घरों तक पहुंचाने का काम करती है। मेरे दिमाग में इस पॉइंट से एक चीज आई, बताइए क्या, कि अगर ये एसएलएम मेथड फॉलो कर रहा होगा तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बट यदि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अगर डब्ल्यूडीवी मेथड ऑप्ट करेगी तो इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। आगे लिखा हुआ है, अरे लो अगली लाइन ही लिखा हुआ है, ही ऑप्टेड टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन डब्ल्यूडीवी मेथड एज पर द इनकम टैक्स। इसका मतलब है कि इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। फिर लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल, आपको कंप्यूट करना है डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। एज्यूम करना है कि वो एक्सरसाइज कर रहा है द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट डिफॉल्ट टैक्स रिजिम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC क्लॉज 1A, यानी कि वो शिफ्ट आउट करना चाहता है। शिफ्ट आउट समझ रहे हो कि जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है उससे वो बाहर जाना चाहता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो शिफ्टिंग आउट पर ही मिलता है। मतलब अगर आप पुराने टैक्स रिजिम से टैक्स दोगे तो ही आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज ये बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। यानी न्यू टैक्स रिजिम में आपको नॉर्मल डेप तो मिल जाएगा बट एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है, ये आपको कुछ पार्टिकुलर्स दे रखे हैं, जैसे डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक एज ऑन 31/3/2025। देखिए ब्लॉक का डब्ल्यूडीवी दे रखा है, वो भी 31/3/2023 का कितना 50% और 50 लाख आपको दे रखा है। आगे लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, पिछले साल का डेप्रिसिएशन है 7.5 लाख। अब गलती पता क्या होती है, बच्चे इसी 50 लाख के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। भाई साहब वो पिछले साल की दे रखी डब्ल्यूडीवी, पहले डेप माइनस तो करोगे पिछले साल का, तभी तो वो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आएगी जो हमको चाहिए होती है। ठीक है, तो पहले आप इसमें से माइनस करेंगे। फिर लिखा हुआ है न्यू प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 12 अक्टूबर 2023। ठीक है भाई, एक नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी गई 12 अक्टूबर 2023 को, वो भी कितने लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की। फिर लिखा हुआ है मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम कोलंबो ऑन 12
अप्रैल 2023, वो भी 9 लाख रुपीज़ की कोलंबो से ना इंपोर्ट की गई है। मुझे पहले एक चीज़ क्लियर करो, मैं आगे तभी पढ़ूंगा कि कोलंबो से जब ये इंपोर्ट की गई है तो क्या ये फर्स्ट हैंड होगी या सेकंड हैंड होगी? आंसर इज सेकंड हैंड। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इंडिया में आके फर्स्ट हैंड है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब वो विदेश में यूज़ होगी तो फर्स्ट हैंड तो कहीं और बनी ना, इंडिया में आके तो वो अब सेकंड हैंड बन गई है। तो सेकंड हैंड वाले पर कभी भी एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए आगे लिखा हुआ है, दिस मशीन हैज बीन यूज्ड ओनली इन कोलंबियो अर्लियर एंड द असेसी इज द फर्स्ट यूजर इन इंडिया। दोस्तों हम यूजर की बात नहीं करते हैं, हम हैंड्स की बात करते हैं, फर्स्ट हैंड है या सेकंड हैंड है। यूजर देखा जाए तो भारत का पहला है, लेकिन वैसे भी यूजर देखा जाए तो नंबर 2 ही यूजर है भारत का, यानी सेकंड हैंड है। इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, जानबूझ के इस टाइप के पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। इसका लिखा हुआ है, न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल इन जनरेशन विंग यूनिट ऑन 15 जुलाई 2023। कंप्यूटर को भी इंस्टॉल किया गया, यानी इसमें 2 चीज़ें है, प्लांटर मशीनरी और कंप्यूटर है, 2 चीज़ें हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। तो चलो ये फॉर्मेट पहले से इतना बना के रखा हुआ है, तो कैलकुलेट करेंगे हम WDV ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2023 दे रखी है, फिर हम उसमें ऐड करेंगे एक्विजिशन ड्यूरिंग द, जो भी साल के दौरान हमने एक्वायर किया होगा वो हम ऐड करेंगे। फिर एसेट्स एक्वायर बट पुट टू यूज इज लेस देन 180 डेज, एसेट्स एक्वायर पुट टू यूज मोर देन 180 डेज, एसेट्स एक्वायर बट नॉट पुट टू यूज। फिर हम सेल प्रोसीड को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग WDV। फिर हम उसमें से डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 नॉर्मल वाला माइनस करेंगे और सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 एडिशनल डेप्रिसिएशन को भी माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग WDV आ जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2024। बोलो इतना समझ आया आपको? तो करें कंप्यूट डेप्रिसिएशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास है हमारे प्लांट एंड मशीनरी और एक है हमारे पास क्या, कंप्यूटर। 2 चीज़ों की अब हम यहाँ पर बात करने के लिए आ रहे हैं, कंप्यूटर और प्लांट एंड मशीनरी की, ठीक है। देखिए अच्छा ये बताओ कि प्लांट एंड मशीनरी और WDV वो कितनी दे रखी थी? तो लिखा हुआ WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स 31/3/2025 50 लाख है और पिछले साल का डेप्रिसिएशन 7.5 लाख है, तो 50 में से 7.5 लाख को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? तो लीजिए आपके सामने मैं करके दिखा देता हूँ, वैसे मुझे पता ही कितना आएगा। 50 में से 7.5 माइनस करें, दिस इज 42.5, यानी 42,50,000 रुपये, ठीक है। ये सारी फिगर्स हमारी लैक्स में दे रखी हैं, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 42.50, 42,50,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद आगे दे रखा है न्यू प्लांट एंड मशीनरी अब 12/10/2023 को एक्वायर की गई। मुझे पहले ये बताइए 12/10/2023 को एक्वायर की गई तो उसका पुट टू यूज कितना बनेगा? तो देखिए दिसंबर में 31 दिन होता है, 31 में से 12 माइनस करेंगे आया 19, तो दिसंबर के 19 दिन, जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 29 दिन और मार्च के 31 दिन, ये आया आपका 110, यानी 180 दिन से कम का बना है। तो 180 दिन से कम वाले में लिख देंगे क्या, 10 लाख रुपीज़। तो लेस देन वाले पर आ जाएगा ये 10, ठीक है, 10 लाख आ जाएगा लेस देन वाले पे। इसके बाद क्या दे रखा है, मशीनरी हमने इंपोर्ट की कोलंबिया से, वो भी कोलंबो से 12/4/2023 को, ठीक है भाई, 12/4/2023 को लिए। अब आप मुझे बताइए कि इसने कितना यूज़ किया होगा, ठीक है, 12/4 के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो देखिए अप्रैल का महीना 30 का होता है, 12 दिन निकल गए, तो 30 माइनस 12 दिस इज 18 डेज। तो अप्रैल मई आपका होता है 31 दिन का, जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 दिन का, नवंबर 30 दिन का और दिसंबर 31 दिन का, जनवरी 31 दिन का, फरवरी 29 दिन का और मार्च 31 दिन का, दिस इज 323 डेज। तो 323 दिन, यानी जो कि 180 दिन से ज़्यादा है, तो मैं इसको मोर देन वाले में लिखूंगा। तो मोर देन कितना है इसका, 9 लाख। मोर देन वाला कितना आ जाएगा आपका, 9 लाख आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा तो कुछ है नहीं कि पुट टू यूज ना हुआ हो, इस टाइप की कोई चीज़ें हमें देने रखी। सेल प्रोसीड भी आपको देने रखा तो ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की बात की, कंप्यूटर को हमने जनरेशन विंग यानी कि इसको वहाँ इंस्टॉल किया जहाँ इसे होना चाहिए फैक्ट्री के अंदर, वो भी कब, 15 जुलाई को। तो मुझे बताइए जुलाई में कितने दिन होता है, 31 में से 15 को माइनस कर देंगे, दिस इज 16 डेज। तो जुलाई के 16 दिन हो गए, अगस्त के कितने, 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 29 दिन और मार्च के 31 दिन, दिस इज 260 डेज, 260 दिन, जो कि 180 दिन से क्या है, ज़्यादा है। तो हम कंप्यूटर को 2 लाख को कहाँ लिखेंगे, मोर देन वाले में लिखेंगे, ये लीजिए 2 लाख यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। बाकी कंप्यूटर का ओपनिंग WDV कुछ नहीं है, लेस देन वाला कुछ नहीं है, कोई पुट टू यूज वाला ऐसा नहीं है, सेल प्रोसीड आपकी 0 है। तो यहाँ से करने पर आपका आ जाएगा क्लोजिंग WDV ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, अपने पास ऐड कर देंगे। तो 42.50 में ऐड करेंगे हम 10 प्लस करेंगे 9 को, दिस इज 61.5 और यहाँ पर कितना रहेगा ये आपका
2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को यहाँ से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन हम कंप्यूट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपने पास कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन जब हम निकालेंगे तो दो चीज़ों का निकलेगा, एक तो प्लांट का और एक कंप्यूटर का, और वो भी एडिशनल भी निकलेगा और नॉर्मल भी निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये लीजिए नॉर्मल डेप्रिसिएशन। सेक्शन क्या लगने वाला है, 32, और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये लो एडिशनल डेप्रिसिएशन। यहाँ पर जो सेक्शन यूज होगा दैट इज सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, सेक्शन 32 अंडर सेक्शन 32। ठीक है, ये लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास, देखिए सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी की बात कर लेते हैं। ये लीजिए प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, क्लोजिंग WDV ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। इसके हम कितने टुकड़े करेंगे, इसके हम टोटल करेंगे अपने पास 3 टुकड़े। ठीक है, इसके 3 टुकड़े करेंगे। तो देखिए 3 टुकड़े कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेस देन 180 डेज। क्या बात हो रही है, पुट टू यूज की बात हो रही है। ठीक है, पुट टू यूज हमारा 180 दिन से कम है। तो अब आप बताइए 180 दिन से कम कितना है, 10 लाख। दिस इज ₹10 lakhs। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्या लगेगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी है तो 15% नॉर्मल होगा, क्योंकि लेस देन है तो आधा लग गया, दैट इज 7.5%। सो दिस कम्स ₹75,000, 75,000 रुपये। ठीक है, 75,000 हो गया। इसके बाद हम करेंगे अपने पास मोर देन 180 डेज की कैलकुलेशन, पुट टू यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए। अब बताइए मोर देन में कितना आपका, 9 lakhs। कितना बताइए, ₹9 lakhs। और हम फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे प्लांट एंड मशीनरी पर, फुल कितना होता है 15%, तो यहाँ पर हम चार्ज करेंगे इंटू 15%, दिस कम्स ₹1,35,000। ठीक है, अब देखिए अब बैलेंस कितना बचा, 61.5 में से 19 माइनस कर तो बैलेंस बचा 42.5। तो अब ये जो बैलेंस है हमारे पास, बैलेंस कितना बताइए, दिस इज 42,50,000 रुपीज़। इसके ऊपर फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 15% से। कितना चार्ज करेंगे, फुल, तो 42,50,000 इंटू में 15%, दिस कम 6,37,500। 6,37,500। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 6,37,500 प्लस 1,35,000 प्लस 75,000, दिस कम्स 8,47,500। 8,47,500 ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन, वो भी सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग, किसका, प्लांट एंड मशीनरी का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8,47,500, ये यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया अपने पास वर्किंग नोट नंबर 1 से, यहाँ पर लिख भी देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, एंड दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, ये आ गया। अभी हमने किसका निकाला है, प्लांट एंड मशीनरी का, वो भी कौन सा निकाला है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाला है। अब हम निकालेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्या निकालेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन। और जब हम एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालें तो हमको पता होना चाहिए किस पर हमें निकालना है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो जो ये 10 लाख वाली चीज़ है, लेस देन वाली, तो ये इस 10 लाख में क्या लिखा था कि आपने इसको परचेज किया है 180 दिन से कम के लिए, तो इस पर जो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा वो आधे रेट से मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पर निकालेंगे दैट इज ₹10 lakhs। और क्योंकि लेस देन 180 डेज है, सर आपको कैसे पता एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि ये एक पावर जनरेशन प्लांट है, WDV मेथड ऑप्ट करे तो डेफिनेटली इन्हें प्लांट एंड मशीनरी पर एडिशनल डेप्रिसिएशन बेनिफिट मिलेगा। और वो भी क्योंकि आपका 180 दिन से कम है तो हाफ मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% से मिलता है, तो आधा कितना हुआ, 10%। सो दिस कम्स ₹1 lakh। अब आप कहेंगे सर इस 9 लाख पे भी मिलेगा, वैसे मिलना तो चाहिए था, बट ये जो 9 लाख है ना, जो कोलंबो से मंगाई है, इसको हम एज अ सेकेंड हैंड ट्रीट करेंगे, और सेकेंड हैंड वाले पर कभी भी डेप्रिसिएशन मिलता नहीं है। कौन सा वाला, एडिशनल वाला। मैंने आपको इनएलिजिबल में पढ़ाया था ना कि अगर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको नॉर्मल तो मिल जाएगा बट एडिशनल नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन उसको क्लेम नहीं करें, क्योंकि वो क्या हो गया, हमारे लिए सेकेंड हैंड हो गई। ठीक है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितना है, 1 लाख आया।
इतना माइनस कर लेने के बाद हमें प्लांट एंड मशीनरी का क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग WDV मिल जाएगा। 60,50,000 माइनस 8,47,500 माइनस 1 लाख, दिस कम्स 52,02,500। ये आपका आ गया 52,02,500 रुपये। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की। देखिए कंप्यूटर पर जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना, कंप्यूटर पे जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये क्या है आपका मोर देन है, तो यानी कि मोर देन वाला पॉइंट लग गया है इसमें। ये लीजिए मोर देन 180 डेज, तो क्या लगने वाला आपके पास, फुल डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना, क्योंकि मोर देन है तो फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2 लाख के ऊपर फुल डेप्रिसिएशन। अब आप मुझे बताएंगे कंप्यूटर पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है सर, 40%, तो फुल लगा देंगे 40%, दिस इज 80,000। ठीक है, 80,000 रुपये आ गए कंप्यूटर पर। तो यहाँ पर हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन 80 ले लेंगे और एडिशनल हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि जो कंप्यूटर को, अच्छा एडिशनल भी तो मिलेगा, हाँ कंप्यूटर का एडिशनल भी मिलेगा भाई, क्योंकि विंग्स में इंस्टॉल की गई है। तो अभी क्या है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन अब हम निकालेंगे, तो ये बताओ कि ये एडिशनल डेप्रिसिएशन जो निकाला है वो 2 लाख पे निकाला जाएगा, यस, क्योंकि मोर देन है ना, तो ये पूरे पर लग गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एडिशनल डेप्रिसिएशन रेट क्या होता है 20%, तो हम यहाँ पर 20% से डेप्रिसिएशन लगा देंगे। कितने परसेंट से, 20% से, तो ये आपका आ जाएगा 2 2 4 यानी 40,000। अब बताइए नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना आया था, 80,000, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 80,000 को, और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना आया, 40,000, तो ये टोटल आ गया 1,20,000। 2 लाख में से 1,20,000 माइनस कर देंगे, कितना रहेगा बताइए, ये आ जाएगा आपका 80,000। ये आपकी आ गई क्लोजिंग WDV। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन से आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने टू बी फ्रैंकली इन 2 क्वेश्चन को अच्छे से किया ना, तो प्रॉब्लम मैं मान ही नहीं सकता कि आपको आ जाए कहीं पर भी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ आएगा। अभी वीडियो के एंड में ना मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, और प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है होमवर्क को सिंसियरिटी से करना, उसका आंसर कमेंट में लिखना, फिर मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर सही है गलत है, और वैसे मैं इसका सही आंसर टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दूंगा, आप वहां से भी पैरेलली बिल्कुल इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।